जीप को अचानक जोरदार झटका लगने से बाकी दोनों कमांडर्स भी मुंह के बल आगे को झुके और उनके सर सामने वाली सीटों से टकराए और उन्होंने ड्राइवर को गालियां देना शुरू कर दी, जो पहले ही अपने ऊपर गिरे जवान को झटके से अलग करके उन्हें गालियां दे रहा था। अगर ये आम सड़क होती तो शायद जीप अपने सवारियों समेत उलट गई होती। ये तो उनकी खुशकिस्मती थी कि रास्ते पर ज्यादा फिसलन नहीं थी। अपने होशो आवाज कायम होने पर उन्हें सबसे पहले उस जानलेवा और तल्ख हकीकत का एहसास हुआ कि नौ गिरफ्तार जीप में मौजूद नहीं। पहले तो उन्होंने यही समझा कि वो झटके से बाहर जा गिरा है और ड्राइवर को जीप घुमाकर उधर हेडलाइट्स की रोशनी डालने की हदायत की, लेकिन वहां तो उसका नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। भाग गया, अचानक ही उनमें से एक के मुंह से निकला। वो गया। दूसरे ने नहर की तरफ इशारा किया जहां से जमशेद ने पानी में छलांग लगाई थी। तीनों गालियां बकते हुए जीप से बाहर आ गए। उन्होंने नहर की तरफ भागना शुरू किया और उसके किनारे पर रुक गए। गहरी अंधेरी रात में उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टार्च जलाओ, उनमें से एक ने, जो शायद इस ग्रुप का कमांडर था, चीखते हुए कहा। टार्च तो देनी है, शायद जीप में रह गई, उनमें से एक ने कहा। मेरा मुंह क्या देखते हो, टार्च लेकर आओ, दोबारा कमांडर ने चीख कर कहा। उसके साथ ही उसने पानी में गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये लीजिए टार्च। शायद टार्च आ गई थी। कमांडर ने फायरिंग रोककर पानी में रोशनियां फेंकनी शुरू की, लेकिन वहां था क्या जो दिखाई देता। जमशेद तो दूसरी तरफ गायब हो चुका था। दूसरी तरफ चलो, कमांडर ने अपने साथियों को चिल्लाते हुए हुक्म दिया। ओके सर, उसके हमराइयों ने कहा और सब भागकर जीप तक पहुंचे। लेकिन यहाँ एक और बदशगुनी आड़े आ रही थी। जोरदार झटके या किसी और वजह से जीप ने चलने ही से इनकार कर दिया था। ड्राइवर उसे बार बार सल्फ मारता, लेकिन खरर खरर की आवाज के बाद इंजन बंद हो जाता। शायद सल्फ का नुक्स है जनाब, उसने अपने हवलदार से कहा। ओ भगवान, किस मुसीबत में फंस गए। कर्नल वाडिया तो हमारी जान ले लेगा। हवलदार ने, जवान का कमांडर और खासा होशियार भी दिखाई दे रहा था, कहा। सर, कर्नल साहब को बताया ही नहीं, हम तो मामूल की गश्त कर रहे हैं। उन्हें इल्म नहीं कि हमने किसी मशकूक को पकड़ा है, ड्राइवर ने कहा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, हवलदार ने तशवीश जाहिर की। जल्दी कुछ फैसले कीजिए सर, दूसरे कमांडो ने कहा। मेरा ख्याल है इस मामले को गोल ही कर जाएं। हम कह देंगे शहर में किसी की मौजूदगी का शक हुआ है। इस तरह मुमकिन है कुछ पर्दा रह जाए। बिल्कुल झूठ नहीं बोला जा सकता। तुम कर्नल वाडिया को नहीं जानते, वो बड़ा खबीस आदमी है। मामूली बात पर जवान को पिट्ठू लगा देना उसकी आदत है, हवलदार ने कहा। राइट सर, तुम जीप के पास ठहरो, मैं मैसेज देकर उसके पीछे निकलता हूँ। हवलदार ने दोबारा कुछ सोचकर फैसला किया। राइट सर, ड्राइवर ने अताअत की और वहीं जीप का बोनट उठाकर टार्च की मदद से खराबी का जायजा लेने लगा। जमशेद अभी बमुश्किल संभल ही पाया था कि अचानक आसमान पर जमा होने वाले बादल ने बारिश की सूरत इख्तियार कर ली। मूसलाधार बारिश में सहराई अंधेरी रात का कहर बढ़ता चला जा रहा था। आसमान से जमीन तक अंधेरे की एक चादर तन गई थी, जिसे कभी कभी दूर खड़कने वाली बिजली की रोशनी कुछ लम्हात के लिए उजाले में बदलने की नाकाम कोशिश जरूर करती थी। जमशेद ने गुज़िश्ता 3-4 घंटे में ये तो जान लिया था कि जिस इलाके में वो दाखिल हुआ है, यहाँ से राजस्थान की सरहदें पंजाब की तरफ मिलती हैं। लेकिन अभी तक वो ये अंदाजा नहीं कर पाया कि वो है कहाँ। उसे यहाँ के दर्जनों देहातों के नाम अजबर थे। गुज़िश्ता 2-3 माह में उन्होंने यहाँ 8 दहशतगर्द गिरफ्तार किए थे और उनकी ज़बानी उस इलाके के जोग्राफिया और नफ्सियात को काफ़ी हद तक समझ चुका था। उसे ये भी इल्म था कि यहाँ रा की तरफ से आर्मी की खसूसी इंटेलिजेंस यूनिट की कमान कर्नल वाडिया और मेजर शर्मा कर रहे थे। यही दोनों पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरकारी पुष्ट पनाही करते थे। जमशेद चाहता तो ये था कि जिस तरह भी मुमकिन है जल्द अज जल्द सरहद अबूर करके अपने इलाके में पहुंच जाए, लेकिन उसके लिए ऐसा मुमकिन नहीं था। सहराई भूल बलियों से वो तो लाइल्म था, लेकिन अगर कोई माहिर भी होता तो आसमान साफ होने का इंतजार करता। अंधेरे में जब आसमान बादलों से ढका हो, सिमत का तयन मुमकिन ही नहीं था। जमशेद के कपड़े गीले होकर उसके जिस्म पर चपक गए थे। उसका सर्विस रिवाल्वर दुश्मन के कब्जे में था।
जिसका उसे बहुत अफसोस हो रहा था, और उसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि उस पिस्तौल के बदले कुछ न कुछ लेकर ही यहाँ से जाएगा। जिस इलाके में वो सफर कर रहा था वहाँ की जमीन कदरे जरखेज थी। ये उसी नहर का करिश्मा था जो भारतीयों ने उस इलाके में निकाली थी, कि जिसके पानी से उन्होंने सहरा की रेत पर हरियाली लहरा दी थी। जमशेद अंदाजे से तो जनूब की समत सफर कर रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसका अंदाजा सही साबित होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो अंदाजे की गलती का शिकार हो चुका था। लेकिन उसे ये इत्मीनान जरूर था कि वो अपने सेहत से दूर जा रहा है, और फिलवक्त उसके लिए बेहतर हिकमत अमली यही थी कि उनसे से ज्यादा दूर हट जाए। अब वो बाकायदा कायदशुदा इलाके में दाखिल हो चुका था। बारिश का दबाव बढ़ता चला जा रहा था। उसके पांव रेतली मिट्टी में चलने से जमीन में तंसते थे, लेकिन जमशेद जूते उतारने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। उस इलाके की खुदरो और कांटेदार झाड़ियों से उसे मुकम्मल आशनाई थी। अगर 2-4 कांटे ही उसके पाँव में उतर जाते तो वो चलने ही से माजूर हो जाता। कलाई पर बंधी घड़ी से इल्म हुआ था कि रात के करीबन 2 बजने वाले थे। बारिश का जोर टूटने लगा था। पहले उसने हल्के होकर फुहार की सूरत इख्तियार की, फिर जिस जोर शोर से शुरू हुई थी बिल्कुल उसी तरह बंद हो गई। जमशेद ने दिल ही दिल में खुदा के शुक्र अदा किया। अब उसे रोशनी की भी उम्मीद थी कि शायद आसमान पर तारे निकल आए और वो अपना रास्ता तलाश करे। अचानक ही वो चौंका। आसमान पर एक के बजाय दर्जनों तारे निकल आए थे, लेकिन इन सितारों के साथ धमाकों की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। दुश्मन ने अंदाजे से रोशनी राउंड फायर करने शुरू कर दिए थे। जमशेद ने अंदाजा लगाया कि अभी उसे तकरीबन 150-200 गज की दूरी पर ये राउंड फायर हो रहे हैं, लेकिन वो जानता था कि दुश्मन अब तरबियत के मुताबिक इस दायरे को वसी करना चाहेगा, और 15-20 मिनट में 2-3 हज़ार गज के सर्कल में कोई शय भी उसकी नजरों से ओझल नहीं रहेगी। वो अब खासी तेज रफ्तार से चला जा रहा था। जल्दी जमशेद ने खेतों में मौजूद फसल से उलझना शुरू कर दिया, जो उसके लिए बहरहाल एक नेक शगुन था। उसके लिए ये अमर बड़ा ही खुश आइन था कि वो कमांद के खेतों में दाखिल हो चुका था। अब वो कदरे मुतमईन हो चुका था। उसने अपना कद देखा और अंदाजा कर दिया कि वो कम अज कम अब बाहर से किसी को दिखाई नहीं दे सकता। कमांद के इन खेतों के सिलसिले में वो करीबन 10 मिनट तक चलता रहा, फिर कुछ सोचकर रुक गया। उसे आगे सफर किया जाए या फिर यहीं रुककर हालात का जायजा लेने के बाद ही कोई कदम उठाया जाए। इस वक्त वो यही सोच रहा था। जल्दी उसे अपने सवाल के जवाब हाँ में मिल गया, और उसने आगे आने की बजाय वहीं रुककर हालात का जायजा लेना बेहतर चाहा। उसे रोशनी का इंतजार था, जिसके बाद वो 2 अगली हिकमत अमली तरतीब दे सकता था। जमशेद ने फिर वक्त यही फैसला किया था कि वो सरहद से नज़दीक रहे और मौका मिलते ही सरहद अबूर करके अपने मुल्क में दाखिल हो जाए। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसने 2-3 गन्ने तोड़कर बिस्तर की शक्ल में बिछाए और उन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। फिल वक्त तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इस भाग दौड़ के बावजूद उसका जहन बिल्कुल बेदार था। वो अपनी तमाम तर जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों के साथ किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार था। हवालदार ने जीप के वायरलेस से, जो अभी ठीक था, कंपनी हेडक्वार्टर को रिपोर्ट दी थी कि एक मुश्तबा पाकिस्तानी उनके हाथों से निकलकर इस इलाका में पहुंच गया है। दूसरी तरफ से हवालदार को वायरलेस के नज़दीक रहने की हदायत की गई थी। उसे कहा गया था कि अगले हुक्म तक वो खामोशी से इंतजार करे। कंपनी हेडक्वार्टर से ये पैगाम फौरन रा की इमरजेंसी पोस्ट पर पहुंचा दिया गया था। कर्नल वाडिया और मेजर शर्मा का हुक्म था कि रात या दिन के किसी भी लम्हे में सरहद के आर पार होने वाली मामूली नकलो हरकत या वाक़े की इतला भी उन्हें फौरन पहुंचा दी जाए, और उनकी तरफ से जवाब वसूल होने का इंतजार ही किया जाए। पहले तो उसी इलाके के मुख्तलिफ फोर्स कमांडरों ने उस हाकिम पर जज्बेज की थी, लेकिन जब उन्हें अपनी हाईकमान की तरफ से रा के हर हुक्म पर आंखें और दिमाग बंद करके अमल दरामद का हुक्म मिला तो उन्होंने चुप साध ली। मेजर शर्मा को नींद से बेदार करके वायरलेस मैसेज पहुंचाया गया।
दूसरे ही लम्हे वो इस एरिया में मौजूद ब्लैक कैट्स की खसूसी फ्रीक्वेंसी पर जीप में मौजूद हवलदार से रब्ता कर रहा था। मेजर शर्मा ने हवलदार से करेद कर फरार होने वाले की शनाख्त दरियाफ्त की, फिर उसके रिवाल्वर की साख्त के बारे में पूछा और जब उसने उन सारे शवाहिद को इकट्ठा किया तो उसके जहन में ज़बरदस्त धमाका हुआ। ये तो कैप्टन जमशेद था, FIU का कैप्टन जमशेद, जिसने उनकी नींदें हराम की हुई थी, जो गुज़िश्ता 3 माह से उनके लिए अज़ाब बना हुआ था। सरहद पार मौजूद उनके मुखबरों ने कैप्टन जमशेद का हुलिया उस तक पहुंचा दिया था और उस खाके की मदद से उसने कैप्टन जमशेद तस्वीर दिमाग में महफूज कर ली। जिस तरह उसकी गिरफ्तारी के वाक़यात हवलदार ने बताए थे, उससे मेजर शर्मा को अंदाज़ा लगाने में देर न लगी कि जमशेद रास्ता भूलकर अपनी पोस्ट से मिलाप करने के चक्कर में मामूल की गश्त पर निकलते हुए ब्लैक कैट्स के हाथ लगा था और उन्होंने उसे खो दिया। जिन दिनों राह अपने एजेंटों को सरहद पार करवा रही थी, उन दिनों बतौर खास सरहदी इलाके में फौज भी गश्त करने लगती थी, क्योंकि उसी रात उन्होंने कुछ दहशतगर्दों को सरहद पार करवाई थी। इसलिए इस जीप को सरहदी लकीर के नज़दीक गश्त के लिए कहा गया था और भारतीय इलाके में चंद गज अंदर आने पर ही इत्तेफाकन जमशेद उनके हाथ लगा और अब निकल गया था। मेजर शर्मा को अपनी पूरी सर्विस में इससे बड़ा ज़हनी झटका और कोई नहीं लगा था कि कैप्टन जमशेद जैसा शख्स उस अंधे के हाथ में बटेरे की तरह उनके काबू आया और अब निकल भी चुका था। बेख्तियार उसने अपना बायां हाथ अपने सर पर मारा और कफ़े अफसोस मलते हुए उठ खड़ा हुआ। उम्मीद की अब एक ही किरण बाकी थी कि जिस तरह भी मुमकिन हो वो जमशेद को सरहद अबूर करने से रोके। अगले ही लम्हे कर्नल वाडिया उस एरिया के आर्मी कमांडर से बात कर रहा था। उसने खसूसी सरहद की निशानदेही के बाद फौज का वो काफ़ी तरबियत से कम दायरे की सूरत में फैला देने की दरख्वास्त करने के बाद कहा था कि वो खुद वहाँ पहुँच रहा है। थोड़ी देर बाद कर्नल वाडिया और मेजर शर्मा वहां पहुंच चुके थे। कर्नल वाडिया ने सरहदी इलाके के साथ साथ फैले जवानों की कमान संभाल ली थी और मेजर शर्मा नहर के दूसरे किनारे पर मौजूद नौजवानों के साथ मौजूद था। अपनी दास्त में उन्होंने बहुत होशियारी दिखाई थी और करीबन 7-8 हज़ार गज का एक दायरा सा बनाकर उसमें रोशनी करने के बाद उस दायरे का मुहित छोटा करने लगे। 1 घंटे की इस तकलीफ दे प्रैक्टिस के बाद जब उन्होंने अपनी दास्त में 3-4 किलोमीटर इलाके का छान मारा था, वो गौहरे मकसूद हाथ न लगा तो कर्नल वाडिया ने वहां मौजूद जवानों के 10 ग्रुप बनाए और उन्हें ब्रीफिंग के साथ मुख्तलिफ सिमतों में जमशेद के लिए लगा दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।